अस्सलाम वालेकुम जी। इकॉनमी को, इकोनॉमिक डाटा को समझने के लिए एक जो मिथ है, एक गलतफ़हमी है, जो कि बहुत सारे लोगों को दरपेश आती है जब वो इकॉनमी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, वो क्या है? उसके 2 हिस्से हैं। उसका पहला हिस्सा तो ये है कि बहुत सारे लोग जब इकोनॉमिक डाटा पढ़ते हैं किसी मुल्क का या किसी मुल्क की इकॉनमी को समझने की कोशिश करते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज़ करते हैं किसी भी एक फ़र्द के जो माशी मसाइल होते हैं, उसके हिसाब से, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है। कभी भी किसी भी मुल्क की इकॉनमी को आप उन पैरामीटर्स पे, उन असूलों पे, उन मबादियात पे नहीं परख सकते, जिन मबादियात पे, जिन असूलों पे या जिन पैरामीटर्स पे किसी एक फ़र्द वाहिद की इकॉनमी डिपेंड कर रही होती है। कैसे? इसको सबसे पहले तो ये समझें कि जैसे मैं और आप एक आम इंसान जैसे कभी किसी से कर्ज़ा लेता है और अगर वो वक़्त पे कर्ज़ा उसको वापस ना कर पाए, तो उसके साथ अगर किसी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लिया है, जैसे बैंक से लिया है, तो बैंक कैसे ट्रीट करेगा उसके साथ? ज़ाहिर है, बैंक कोर्ट में चला जाएगा। बैंक ने अगर उसकी कोई चीज़ प्लेज करके रखी हुई है तो उसको लिक्विडेट करेगा और अपनी जो कर्ज़ा था, उसको वो वापस ले लेगा। अब इसी एग्ज़ाम्पल को आप अप्लाई करें कि अगर किसी मुल्क ने, पाकिस्तान जैसी रियासत ने अगर किसी बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है, तो अगर पाकिस्तान उस उस कर्ज़ा पे करने की जो डेडलाइन है, जो ड्यू डेट है, उस पे पाकिस्तान किसी वजह से वो कर्ज़ा नहीं के पे कर पाता, किसी भी वजह से, तो क्या बैंक पाकिस्तान के साथ भी उसी तरह ट्रीट करेगा जैसे वो एक फ़र्द वाहिद के साथ ट्रीट करेगा? तो ऑब्वियसली द आंसर इज़ नो। तो ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि जब भी किसी आम इनफ़रादी सतह पे किसी बंदे की इकॉनमी की बात की जाती है, तो उन पैरामीटर्स पे आप किसी भी मुल्क की इकॉनमी को जज नहीं कर सकते। इसी पर्सपेक्टिव में इसका जो दूसरा पहलू है वो कर्ज़ों के मुतल्लिक है। कहा जाता है कि जो कि कर्ज़े बहुत हो गए हैं जी, कर्ज़े ले लिए हुए हैं। तो कर्ज़ों की एक तो डार्क साइड है, ज़ाहिर है अगर आप मतलब एक कर्ज़े ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप अपनी इकॉनमी के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर एक बोझ डाले जा रहे हैं। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है जिसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एक इनफ़रादी बंदे की इकॉनमी, उसकी मईशत को समझने के पैरामीटर्स को आप किसी भी मुल्क की इकॉनमी के पैरामीटर्स के साथ बराबर की सतह पे उनको कॉन्टेक्चुअलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर एक बंदे ने कोई काम करना है, तो वो जब कर्ज़ा लेगा, तो उसके पास और ऑप्शन कोई नहीं होगी। अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कर्ज़ा लेगा। अब देखें रियासत क्यों कर्ज़ा लेती है? रियासत कर्ज़ा तब लेती है जब उसका एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, रियासत की आमदन कितनी है और रियासत का खर्चा कितना, इसमें जब फ़र्क आ जाएगा, टैक्स जो उसने इकट्ठा किया उसमें और उसके जो एक्सपेंसेस उसमें जो फ़र्क आ जाएगा, तो वो कर्ज़ा लेगा। अब इसका अगर वो कर्ज़ा लेट्स सपोज़ नहीं लेता, तो उसके पास अदर ऑप्शन क्या बच जाती है? दूसरी ऑप्शन जो उसके पास बच जाती है, वो ये बच गई है उसके पास कि वो टैक्सेस बढ़ा दे। अगर आपके रेवेन्यू में और एक्सपेंसेस में, रेवेन्यू मतलब अगर हम उसको रेवेन्यू इक्वल टू टैक्सेस कर लें, हुकूमत जो कमा रही है, रियासत कमा रही है, वो टैक्सेस के थ्रू कमा रही है। तो अगर टैक्सेस इज इक्वल टू रेवेन्यू कम है एक्सपेंसेस से, तो वन ऑप्शन कोड भी कि लोन लिया जाए और अदर ऑप्शन कोड भी कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए थ्रू टैक्सेस। तो क्या रेवेन्यू बढ़ा देना मतलब अवाम के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देना बेहतर ऑप्शन है या कर्जा ले लेना बेहतर ऑप्शन है? अब बीइंग सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी मुल्क का शहरी होने के नाते हम तो यही कहेंगे ना कि हमारे ऊपर टैक्स जो है वो कम से कम लगे, हमें सहूलियात सबसे ज़्यादा मिले, लेकिन टैक्स कम से कम लगे। तो जब आप किसी भी रियासत के टैक्सेस के ऊपर बात करने लगें, तो इस पर्सपेक्टिव को भी मद्देनज़र रखें कि किसी भी रियासत के जो मामलात होते हैं, मईशत के ख़ास तौर पे मामलात होते हैं, वो किसी भी फ़र्द वाहिद के मामलात से बहुत फ़र्क होते हैं। और जब आप एक इंडिविजुअल के, इनफरादी बंदे के कर्ज़े के उसके असरात के ऊपर बात कर रहे होते हैं, वो और तरह के असरात हो रहे होते हैं। और जब आप किसी भी रियासत के कर्ज़ों के मुतालिक बात कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है।
इन दोनों को आप किसी एक पैरामीटर पे, किसी एक यार्ड स्टिक पे नहीं परख सकते। तो एक ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार नज़र आते हैं कि जब वो कर्ज़ों के मुतल्लिक़ बात करते हैं किसी भी रियासत के, तो वो ये कहते हैं कि कर्ज़े लेना तो अच्छी बात नहीं है। तो इसके ऊपर इस पर्सपेक्टिव में भी देखने की ज़रूरत है। और इसमें जो तीसरा और अहम पहलू है, जो कि नोट करने वाला है, वो क्या है? जब मैं और आप कर्जा लेते हैं, हमने पाक रुपीज़ में कर्जा लिया, अब पाक रुपीज़ के ऊपर मेरा और आपका कितना कंट्रोल है? 0%। अगर पाकिस्तान की रियासत कर्जा लेती है, नॉर्मली 2 तरह के कर्जे कोई भी रियासत ले सकती है। एक वो है कि वो इंटरनल लैंडिंग कर ले, अपने मुल्क में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लैंडिंग कर ले, या दूसरा उसके पास जो ऑप्शन हो सकता है वो ये कि वो बाहर से कर्जे ले ले। तो अगर तो पाकिस्तान की रियासत ने जो कर्जे लिए हैं वो उसने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, तो किस करेंसी में लिए हैं? पाक रुपीज़ में लिए हैं। तो पाक रुपीज़ की तो कस्टोडियन ही हमारी रियासत है। तो इन कर्ज़ों के ऊपर पाकिस्तान की रियासत का एक बुरा इंडिकेटर समझ लेना, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। और इसको कंपेयर कर लेना, चूंकि एक आम बंदा जब कर्जा लेता है तो वो डेट में चला जाता है, तो ये अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है। तो जब रियासत लेगी तो भी अच्छा इंडिकेटर नहीं होगा। तो ये एक दानिशमंदाना अप्रोच नहीं है। जब रियासत कर्जा लेती है तो वो फर्क पैरामीटर होते हैं, उसमें रियासत को उन पैरामीटर्स पे हम जज नहीं कर सकते जिन पैरामीटर्स के ऊपर हम एक आम आदमी को जज करते हैं। इस मिथ को दूर करने की जरूरत है। रियासत तो वो नोट छाप रही है, रियासत की तो सॉवरेनिटी है, रियासत ही तो सॉवरन है उस केस में। अगर मैं वो 500 रुपए का नोट या 1000 रुपए का नोट जाके बाहर मार्केट में देता हूं और उसके बदले में मुझे उसके इक्विवेलेंट कोई वैल्यू की कुछ चीज मिल जाती है, तो वो क्यों मिल जाती है? क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी पे, उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू तो कोई नहीं उस पेपर के अंदर। वो पेपर तो 500 रुपए का या 1000 रुपए का नहीं है, उसके पीछे जो बैकिंग है, जो उस रियासत का स्टैंप लगा होना है, वही उसकी पावर है। तो इस पर्सपेक्टिव में इसको इस तरह भी देखने की ज़रूरत है जो कर्ज़ों की जब बात की जाती है। लेकिन ये जो कर्ज़ों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ वो वाले कर्ज़े हैं जो कि किसी भी रियासत ने इंटरनल लैंडिंग से किए हुए हैं, अपने इंटरनल इंस्टीट्यूशन से लिए हुए हैं, जो कि उसकी लोकल करेंसी में, जिसकी गार्डियन ही वो रियासत है। तो उस केस में इसको एक अच्छा या बुरा इकोनॉमिक इंडिकेटर कह देना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी फैक्ट्स की, और उसकी एक सतही सी इंटरप्रिटेशन करके आप इसको अच्छा या बुरा इंडिकेटर कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा गहराई में क्रिटिकली देखें, एनालिटिकली देखें, तो आपको लगेगा कि इसकी जो लोकल लैंडिंग है उसका इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं है किसी भी रियासत के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान अगर इंटरनल लैंडिंग करता है लोकल इंस्टीट्यूशन से। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और आप क्या इस राय से इत्तेफाक करते हैं, या अगर इख्तलाफ करते हैं तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।